अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले में हसन महमूद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता है। आज हम इस दूसरे लेक्चर में शेयर्स को कैश के अलावा अलाट करने की एंट्रीज सीखने के साथ साथ इन्हें बैलेंस शीट में लिखना भी सीखेंगे। शेयर्स के हवाले से बुनियादी मालूमात और इन्हें कैश के एवज जारी करने की एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाने के तरीके को पहले लेक्चर में बताया जा चुका है। इस लेक्चर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में फिक्स एसेट्स और कर्जे के एवज शेयर्स जारी किए जाएंगे, जबकि दूसरे हिस्से में रनिंग बिजनेस के एसेट्स को और लायबिलिटीज़ को ओन करने के हवाले से ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा। अब इसके पहले हिस्से में एग्जाम्पल को हल करते हैं। ए लिमिटेड कंपनी ने अपनी रजिस्ट्रेशन 50 लाख रुपीज़ की अमाउंट से कराई और इस कैपिटल को 50,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। हर शेयर की वैल्यू 100 रुपी है, यानी पार वैल्यू 100 रुपीज़ है। कंपनी ने 10 लाख की मशीनरी खरीदी और 2 लाख की अमाउंट मशीनरी प्रोवाइड करने वाले को उसी वक्त अदा कर दी, जबकि बाकी रकम 8 लाख रुपए बनती है। उसके एवज कंपनी ने 7,800 शेयर्स मशीनरी फरोख्त करने वाले को जारी कर दिए। इसके साथ साथ कंपनी ने 3 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म डेट भी देना था, कर्जा देना था। इस कर्जे की रकम के एवज कंपनी ने क्रेडिटर को 3000 के शेयर्स पार वैल्यू पर अलाट कर दिए। इन तमाम ट्रांजैक्शन से पहले कंपनी के बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए मौजूद थे। यहाँ पे एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशंस नहीं देते, बल्कि कंपनी इनसे रब्ता करके बाहमी रजामंदी से इन्हें बराह रास्त शेयर्स अलाट कर देती है। आइए इनकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले मशीनरी परचेज़ किया आपने। मशीनरी आपका फिक्स एसेट है, परचेज करने की वजह से इसमें इजाफा हुआ, इसलिए ये जनरल एंट्री में डेबिट हुई और डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी इस एसेट वाली साइड पर लिख दिया गया। और ये मशीनरी आप क्रेडिट बेस पर परचेज कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। मशीनरी सेल करने वाले का नाम प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए वेंडर अकाउंट लिखा हुआ है। अगर मशीनरी सेल आउट करने वाले का नाम आपको प्रोवाइडेड हो तो फिर वो नाम यहाँ पर लिखेंगे। क्रेडिट बेस पर मशीनरी खरीदने से आपकी लायबिलिटी बढ़ी, इस वजह से वेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 2 लाख की अमाउंट बैंक के अकाउंट से आउट हुई। बैंक आपका करंट एसेट है, इसमें कमी होने की वजह से क्रेडिट कर दिया गया। और बैलेंस शीट में देखें 3 लाख रुपए आपके पास पहले से मौजूद थे, उसमें से 2 लाख रुपए बैंक का अकाउंट क्रेडिट होने की वजह से आउट हो गए, तो 1 लाख रुपए की अमाउंट बैलेंस में आपके पास बच जाएगी। जबकि ये अमाउंट आप वेंडर को पे कर रहे हैं, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए वेंडर का अकाउंट 2 लाख रुपए से डेबिट हो जाएगा। इसके बाद ऑथराइज कैपिटल की इंफॉर्मेशन को एंटर करते हैं। 50,000 शेयर्स थे, 100 रुपये का एक शेयर है और इस तरह 50 लाख रुपए बनेंगे। 50 लाख रुपए के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यानी इसे एज इंफॉर्मेशन शो करेंगे, इसे कहीं भी प्लस या माइनस नहीं करेंगे। इसके बाद वेंडर को शेयर अलाट करने की एंट्री की गई है। वेंडर को 7,800 शेयर्स दिए गए और शेयर की पार वैल्यू 100 रुपीज़ है। जब भी आप शेयर कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे तो उसमें हमेशा अमाउंट पार वैल्यू से ही लिखेंगे। शेयर की पार वैल्यू 100 रुपीज़ है, इसलिए इस अमाउंट को 7,800 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो शेयर कैपिटल के अकाउंट में 7,80,000 की अमाउंट आई। असल में वेंडर को 10 लाख में से 2 लाख की अमाउंट पेगी, तो आपकी जो लायबिलिटी रिमेनिंग थी वो 8 लाख की थी। 100 रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो उसको 8,000 शेयर्स इशू करने थे, आपने इशू किए हैं 7,800, यानी 200 शेयर्स कम इशू किए, यानी कंपनी को यहाँ बेनिफिट हुआ। तो इस वजह से शेयर प्रीमियम का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। आपको एक शेयर पर 2.564 रुपीज़ की अमाउंट सेव हो रही है। इसको नेट करेंगे, राउंड करेंगे तो 20,000 की अमाउंट आएगी। 7,80,000 में 20,000 को ऐड करेंगे तो इस तरह वेंडर का अकाउंट 8 लाख से डेबिट होके क्लोज हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली एंट्री में वेंडर का अकाउंट 10 लाख से क्रेडिट हुआ, फिर दूसरी एंट्री में 2 लाख से डेबिट हुआ और इस तरह फिर तीसरी एंट्री में 8 लाख से डेबिट हुआ। इस तरह वेंडर का अकाउंट 10 लाख
की अमाउंट के डेबिट होने से क्लोज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म डेट आपने पे किया है शेयर इशू करके। जब आप शेयर इशू करते हैं तो शेयर की अमाउंट आप शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। 3000 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो अमाउंट आई 3 लाख की शेयर कैपिटल में। इशूड एंड पेड अप कैपिटल के बाद इशूड शेयर्स लिखे हुए हैं, इनकी टोटल तादाद 10,800 शेयर्स बनती है। 10,800 शेयर्स इस तरह बने, 7,800 आपने वेंडर को इशू किए थे और 3000 आपने क्रेडिटर को इशू किए। इस तरह इशूड शेयर्स की टोटल अमाउंट 10,800 रुपीज बनी। लॉन्ग टर्म डेट पहले से आपने लिया हुआ था, शेयर्स अलॉट करने की वजह से आपकी ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बैलेंस शीट के टोटल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों साइडों का टोटल बराबर आया है। इसके बाद नेक्स्ट फेज की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हम रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं। रनिंग बिजनेस को जब परचेज करते हैं तो जो उसके दूसरी कंपनी के एसेट्स होते हैं वो परचेज करने वाली कंपनी के एसेट्स बन जाते हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरी कंपनी जिसके एसेट्स परचेज किए जा रहे होते हैं वो अपनी लायबिलिटीज भी उस कंपनी को ट्रांसफर कर देती है जो कंपनी एसेट्स को परचेज कर रही होती है। यहाँ पर देखिए सी सेलिंग कंपनी है और ए परचेजिंग कंपनी है। सी ने यह कंपनी जब ए को बेची तो उस वक्त डेटर्स की जो क्लोजिंग अमाउंट थी उसके पास 5 लाख की थी, स्टॉक भी 5 लाख का पड़ा हुआ था, मशीनरी 20 लाख की पड़ी हुई थी। यानी ये तीनों एसेट्स हैं, यानी ये तीनों सी कंपनी के एसेट्स हैं और सी ने 4 लाख रुपए क्रेडिटर्स को पे करने थे। ए कंपनी ने नेट वर्थ के हिसाब से, नेट बुक वैल्यू के हिसाब से एसेट्स और लायबिलिटीज ले ली। अब इस सूरत हाल में सबसे पहले हम नेट वर्थ मालूम करेंगे या परचेज कंसिडरेशन के हवाले से कैलकुलेशंस करेंगे। सारे एसेट्स को प्लस किया तो आपके पास टोटल अमाउंट 30 लाख की आई। नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। 26 लाख की अमाउंट नेट वर्थ बनी सी कंपनी की। अब यही नेट वर्थ वैल्यू बाकी ऑप्शंस में भी इस्तेमाल की जाएगी। अब जो परचेज कंसिडरेशन तय हुई थी वो ये तय हुई थी कि जितने पैसे इस वक्त बन रहे हैं वो सारे के सारे उनके इवज शेयर्स अलाट कर दिए जाएंगे। तो शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर नेट वर्थ को पार वैल्यू ऑफ शेयर पे डिवाइड कर देंगे तो 26,000 शेयर्स बनेंगे जो सी कंपनी को अलाट कर दिए जाएंगे। जब तक आप नंबर ऑफ शेयर्स मालूम नहीं करेंगे आप जनरल एंट्रीज की जानिब नहीं बढ़ सकते। और जब भी आप रनिंग बिजनेस को परचेज करेंगे तो ये प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। जनरल और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ड्रा किया सबसे पहले, फिर उसके बाद जो एसेट्स, डेटर, स्टॉक, मशीनरी आपने परचेज किए ये आपके पास इंक्रीज हुए इसलिए डेबिट हो गया और इन्हें बैलेंस शीट में भी एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया गया। जबकि क्रेडिटर्स, अब ये सी के क्रेडिटर नहीं है, ये आपके क्रेडिटर्स हैं, ये आपकी लायबिलिटी बन गए, इसलिए ये आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे लिखे गए। और इसके बाद आपकी जो परचेज कंसिडरेशन तय हुई थी सी से वो लायबिलिटी बन जाएगी आपके लिए 26 लाख की अमाउंट से। अगर इनको गौर से देखा जाए तो ये नेट वर्थ ही है सी की, तो सी का अकाउंट इसी वैल्यू से क्रेडिट हुआ। इसके बाद इनको शेयर्स अलाट करने की एंट्री की जाएगी। आप 26,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, 26,000 शेयर्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 लाख अमाउंट बनेगी और यही अमाउंट आपके इशूड एंड पेड अप कैपिटल के अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये अमाउंट शेयर्स आप सी को अलॉट कर रहे हैं, इसलिए सी आपकी जो लायबिलिटी बनी थी पहली एंट्री में शेयर अलॉट करने की वजह से सी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने ऑथराइज कैपिटल के हवाले से इंफॉर्मेशन लिखी और इसके नीचे अंडरलाइन किया, यानी इस 50 लाख की अमाउंट को कहीं भी ऐड लेस नहीं करना। इसके बाद बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करेंगे, देखिए ये बराबर आया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की जानिब, जिसमें आपने परचेज कंसिडरेशन 25 लाख के हिसाब से तय किया। सबसे पहले आप नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स वही रहेंगे आपके और नेटवर्थ कंपनी की वही 26 लाख ही रहेगी हर केस में। कंपनी की नेटवर्थ इस वक्त 26 लाख है लेकिन आप उसे 25 लाख की अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी यहाँ आपको सेविंग हो रही है।
26 लाख की अमाउंट पे करने के बजाय उसे 25 लाख पे करें तो 1 लाख की अमाउंट आपको सेव हो जाएगी। तो इस वक्त जो आप अमाउंट पे करें 25 लाख पे करें और शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। इस तरह 25,000 शेयर्स बनेंगे जो आपने सी को अलॉट करने हैं। पहली जनरल एंट्री सेम रहेगी, यानी एसेट्स सारे एज इट इज़ डेबिट हो जाएंगे और क्रेडिटर भी उसी तरह क्रेडिट हो जाएगा, ये आपकी लायबिलिटी बन गया। और इसी तरह सी का अकाउंट अब 26 लाख से क्रेडिट करेंगे, ये सी की नेट वर्थ है। इसके बाद सी को शेयर्स अलॉट करने की एंट्री की जाएगी। इसमें सी के अकाउंट जो पहली एंट्री में 26 लाख से क्रेडिट हुआ था, यहाँ पर शेयर अलॉट करने की वजह से दूसरी एंट्री में ये डेबिट हो जाएगा। और इसके साथ साथ 25,000 शेयर्स आपने कैलकुलेट किए थे, एक की पार वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो इस तरह शेयर कैपिटल के अकाउंट में 25 लाख रुपीज़ की अमाउंट आई। आप 26 लाख का बिजनेस 25 लाख में परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 लाख का कैपिटल प्रॉफिट हुआ, जिसे हम कैपिटल प्रॉफिट या रिजर्व भी कह सकते हैं, और इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया गया। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ के टोटल दोनों बराबर आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की जानिब। इसमें आप 26 लाख के बिजनेस को 27 लाख में परचेज कर रहे हैं। कंपनी के टोटल एसेट्स वही रहेंगे, इस तरह नेट वर्थ कंपनी की वही रहेगी 26 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे मालूम करेंगे? आपकी जो परचेज कंसिडरेशन है 27 लाख की, उसे 100 से डिवाइड किया तो 27,000 शेयर्स आपके पास आए जो आपने सी को अलॉट करने हैं। अब जनरल एंट्रीज वही पहली तीन सेम रहेंगी। डेटर्स 5 लाख, स्टॉक 5 लाख, मशीनरी 20 लाख से अब यहाँ पर 1 लाख की अमाउंट गुडविल के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। एक्चुअल में कंपनी की मालियत 26 लाख रुपए की बनती थी, जिसे आप 27 लाख रुपए पे कर रहे हैं, यानी 1 लाख रुपए फालतू दे रहे हैं। इस फालतू रकम को, एक्स्ट्रा अमाउंट को हम गुडविल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। गुडविल हमारा इंटेंजिबल फिक्स एसेट होता है, इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर दिया और यहाँ पे डेबिट भी कर दिया गया। इस तरह क्रेडिटर्स अब आपके क्रेडिटर्स बन जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया और सी के अकाउंट को 27 लाख से क्रेडिट कर दिया गया, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन आपकी 27 लाख की थी, यानी सी को आपने 27 लाख पे करना है। ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। जब आप शेयर्स इसको अलॉट करेंगे तो ये आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 27,000 शेयर्स की अमाउंट को 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास शेयर कैपिटल के अकाउंट में 27 लाख की अमाउंट आई और ये आपने शेयर्स अलॉट कर दिए सी को। इस तरह फिर 27,000 शेयर्स 100 रुपये का ईच, यही अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हुई और इस तरह बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइडों का बराबर आ गया। टॉपिक के हवाले से आपकी वैल्यूएबल सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।